This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. अब मैं चुपचाप देखता रहा। नैना की आंखों में आंसू, तान्या की अपनी नैनो से फिर चलने की जिद और मैम की आंखों में बेबसी और लाचारी। एकदम मैम का सांस उखड़ने लगा। मैं भागा। डॉक्टर डॉक्टर। तभी मैम बोली, प्लीज प्लीज कहीं मत जाओ। रविंदर, मेरे पास आके बैठ जाओ। मैं मॉम के पास भागा। कुछ सूझ नहीं रहा था। उनकी आंखें उखड़ती जा रही थी। तभी उसने मेरा हाथ थाम के नीना और तान्या के हाथ में पकड़ा दिया और बोलने की कोशिश करने लगी। अब ये आपके हवाले। मैं पूरा सेंटेंस खत्म करने से पहले ही वो खामोश हो गई। एक ऐसी चुप्पी जो चाहकर भी अपनी बात खत्म नहीं कर सक रही थी। आंखें अभी भी खुली थी और मेरी ओर बहुत ही इल्तिजा भरी नजरों से देख रही थी। मैं और प्रीत भी रो रहे थे और लब खामोश थे। तभी रविंदर की आवाज आई। मैंने अपने हाथों से उनकी आंखें बंद की, जैसे कि एक कहानी का आखिरी सफा बंद कर रहा हो। नैना और तानिया जोर जोर से रो रही थी। डॉक्टर बुत बना खड़ा था, बस यही कह रहा था, शी इज नो मोर, आई एम सॉरी। ये सब देख कोई पत्थर दिली होगा जो सहार जाता। मेरी भी आंखें झलक रही थी। मैं अपने आप को ही नहीं संभाल सक रहा था। औरों को क्या संभालता। डॉक्टर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, ब्रेव यंग मैन, यू हैव टू यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, प्लीज बी ब्रेव। मैंने हौसला बटोरा, नैना और तान्या को गले से लगाया। बस मैं हूं ना, नैने अंकल, मुझे नैनो ही चाहिए। क्या वह पापा के पास चली गई और कहीं आप तो हमें छोड़कर चले नहीं जाओगे? नहीं नहीं बच्चे, कभी भी नहीं। वो मुझसे ऐसे लिपट गई जैसे कभी भी छोड़ेगी नहीं। सब रस्में तो निभानी थी। इंसान चला जाता है पर दुनिया और उसकी रस्में तो पूरी करनी पड़ती है। बॉडी को जब शमशान घाट लेकर पहुंचे तो वहाँ पहले ही बहुत भीड़ थी। मैं बहुत नेक और रहम दिल की थी और उनके जानने वाले और कर्मचारी सब वहाँ मौजूद थे। तभी देखा, नैना के भाई भी वहाँ आ पहुंचे और दिखावे के लिए 4 आंसू बहा दिए। जब आग देने का समय आया तो डॉक्टर, जो फैमिली फ्रेंड भी था, बोले, रविंदर, तुम आग दो। ये मॉम की आखिरी ख्वाहिश थी। पर तभी उनके सौतेले बेटे आगे आ गए। अरे, बेटे होते हुए ये पराया आदमी क्यों आग देगा? ये तो एक सिर्फ मामूली सा मैनेजर है। तभी डॉक्टर साहब आगे आ गए और बोले, ये मामूली नहीं, नीना का होने वाला पति है और तानिया का पिता। ये सब कब हुआ? ये मैं भी सुन के हैरान रह गया। मॉम ने जाने वाले दिन ही शायद उन्हें इल्म हो गया था कि उनके पास वक्त नहीं है। और तभी पहले उन्होंने वकील से विल बनवा के साइन किया। तभी ही मैरिज के पेपर बनवा के जज, जो उनका फैमिली फ्रेंड था, उसके सामने मैरिज पेपर्स पर साइन करवा लिए थे। मुझे भी ये सब बाद में रियलाइज हुआ। ये सब काम पर जाने से पहले ही कर गई थी वो। शी वॉज रियली a very sharp minded lady, I must say.
तब मेरा दिमाग जैसे काम करना ही छोड़ चुका था। इन सब चीज़ें बहुत उलट-पुलट हो रहा था दिमाग में और जो भी डॉक्टर अंकल कहते, मैं करता जाता। शायद मॉम को ये भी पता था कि बाद में उनके सौतेले बेटे नैना को तंग करेंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही सारा इंतज़ाम पक्का कर दिया था। मैंने एक जो देखा, वो भी आँखों में आँसू भरे, बेज़ुबान सी बैठी हुई थी। मैंने मैम को आग दी और शायद उसी आग में मेरी हसरती, मेरा प्यार जल के रह गया। ना मैं अब रो सक रहा था और ना ही अपने आप को माफ़ कर सक रहा था। बस कुछ याद था तो एक बेबस इंसान की तरह वक़्त के साथ चल रहा था। वक़्त किधर ले जाता वहीं मैं होता। दिन, महीने, फिर साल गुज़र गए। दिल के किसी कोने में अब भी मोहब्बत ज़िंदा थी, जिसका अब मैं हकदार नहीं था। रब ने मुझे हर वो चीज़ दे दी थी, जिसका मैं कभी ख्वाब देखता था। धन, दौलत, नाम, घर, जिसके लिए ये सब चाहिए था, बस उसी को छीन लिया था। शायद प्रीत आगे सुनना नहीं चाहती थी। वो बाहर भाग गई, मैं भी उसके पीछे गई। वहाँ वह ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। मैंने उसे बहुत हौसला दिया। ये सब हो गया, अब क्यों आया है ये मेरी ज़िंदगी में दोबारा? मुझे छोड़कर जाने के लिए, मुझे तड़पाने के लिए? मुझसे उसकी ये तरफ देखी नहीं जा रही थी। मैंने अपने आप को सँभाला, फिर प्रीत को कहा, "पर समझो वो आया है, तो कोई बात तो होगी, उसकी बात तो पूरी करने दो।" पीक के बोली, "क्या अब कोई बात रह गई है करने के लिए? प्लीज़ प्रीत, मुँह धोकर आराम से पूरी बात सुनो। क्या अपनी दूसरी बीवी बनाने आया है मुझे? उसे भी पता है मैंने उसकी याद में कितने साल गुज़ार दिए। क्या मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाने आया है ये? प्लीज़ ये सब मत सोचो, पहले चुपचाप सब कुछ सुन लो। उसकी बातों से साफ पता लग रहा है कि ये सब उसकी इंसानियत की वजह से किया है। शायद कोई भी अच्छा इंसान होता, यही करता। ठीक है, पर अब क्यों बताने आया है? स्टॉप। प्लीज़ चलो, पूरी बात सुनो। मैं हैरान थी कि मुझ में इतना साहस कैसे आ गया कि मैं प्रीत जैसी लड़की को ये सब कह रही थी। पर यहाँ प्रीत कहाँ थी? ये तो कोई और ही थी, अपने पहले वजूद से अलग। एक प्यार में खोई लड़की। हम दोनों अंदर गए। साफ पता चल रहा था कि हम दोनों रो के आए हैं। तभी अमन ने कहा, "प्रीत, पहले सारी बात सुन लो, प्लीज़।" रविंदर वो नीचे के चुपचाप बैठा था। तभी अमन ने कहा, "प्लीज़, आप बात पूरी करो।" ऊपर से सब ठीक था, पर कुछ अरसे बाद नैना बीमार रहने लगी। चेकअप के बाद पता चला कि उसको कैंसर है। मैं डर सी गई, अगर मैं भी चली गई तो तानिया। अरे ऐसे मत सोचो, अब तो उसके बहुत नए-नए इलाज निकल आए हैं। यू विल बी फाइन। बी पॉजिटिव। हम तानिया को इन सब के से दूर रखेंगे। वो बहुत सेंसिटिव है। हाँ, हाँ, जैसे आप कहो। तानिया भी अब काफ़ी बड़ी हो गई थी और अब खुश भी थी। अब एक और झटका, ये रब्बा! तूने इस बच्चे के किस्मत में क्या-क्या लिख दिया है? इन सब के आगे मुझे अपना गम बहुत छोटा लगने लगा। देखते ही देखते बहुत इलाज के बाद भी नैना हमें छोड़ के चली गई। या रब्बा! इतना दुःख अचानक ही मेरे मुँह से निकल गया। तभी प्रीत ने रविंदर की ओर देखा और वो चुप थी। मैंने काफ़ी सोचा,
और इंडिया आ गया। मेरा दिल फिर मुझे प्यार से मिलने के लिए मजबूर कर रहा था। पर मेरी ये सब होने के बाद हिम्मत नहीं हो रही थी। और जब एक दिन पार्टी में बड़े भाई साहब से मिला और उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा, तो मैं सारी रात सो नहीं सका। बस ये सोचता रहा तो हुआ। शायद वो जिंदगी का एक इम्तिहान था जिसमें मैं निकल गया और अब मेरे पे मेहरबान हो गया, जो मुझे फिर से मेरा प्यार मुझे लौटाना चाहता है। और मैं तरस रहा था अपने प्यार को पाने के लिए। प्रीत उसको देखती रही पर कुछ कहा नहीं। तभी रविंद्र ने बोला, प्रीत, इस सब के बाद मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे हो जाओ। मुझे आप पर फैसला छोड़ता हूँ। जो भी आप फैसला करोगी मैं इसकी इज्जत करूंगा, चाहे वो ना में हो या हाँ में। मैंने सब कुछ रब पे छोड़ा और अब भी छोड़ रहा हूँ। वैसे भी इंसान रब के आगे बेबस है। उसकी एक रजा में रहो तो ठीक है। जिंदगी की ख्वाहिशात तो कभी भी खत्म नहीं होती। पर मैं ये भी साफ बता देना चाहता हूँ, तानिया को अकेले नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही मासूम बच्चा है। खाना खाने का तो किसी को ख्याल भी नहीं रहा। प्रीत बोली, चलो घर चलते हैं। हम सब उठ गए और घर चले आए। अभी भी ये एक क्वेश्चन मार्क था जो रह गया था। और अब प्रीत हाँ करेगी या ना। फिर पहुंचते सारे रास्ते सब चुप थे, शायद अपने अपनी सोचों में गुम। जिंदगी भी क्या है, कभी कभी जिसको तुम दिलो जान से चाहते हो वो सामने होता है और बीच में कई बदगुमानियां उनकी खाई सी बना देती है। इनको पार करना मुश्किल हो जाता है। सब घर के अंदर चले गए। अब प्रीत प्रीत बाहर लॉन की तरफ चली गई। मुझे एहसास था उस पर क्या बीत रही होगी। मैं अंदर गई, अमन से कहा, प्लीज ऊपर आओ। मैंने इशारे से कहा। बाद में मैं किचन में गई, सैंडविच बनाए और कॉफी बनाई। मैं बाहर ले जा रही थी कि गीत आ गई। नूर, आजा मेरे साथ बाहर। आप डिनर पे गए थे? हाँ, आजा बाहर बताती हूँ। बाहर पहुंचे तो प्रीत जोर जोर से रो रही थी। तभी गीत ने उसे गले से लगा लिया और कहा, आप रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं? कभी भी प्रीत ने किसी को दुखी नहीं देखा था, इसलिए गीत भी हैरान और परेशान थी। वाकई ही प्रीत बहुत बहादुर लड़की थी। इतना गम समेट के इतने साल निकाल दिए। पर वो गम आहिस्ता आहिस्ता करवाहट की तरफ ले गया था उन्हें। तभी मैंने कहा, प्रीत ये आओ, पहले कुछ खा लो और थोड़ी कॉफी पियो। अभी पता नहीं बुआ जी कैसे बाहर आ गई। ठीक ही हो रहा है हूं ना। पर प्रीत तेनू क्यों होया? जरूर नूर ने तेनू कुछ कह के रुआया होएगा। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, प्रीत बोली। नूर को ही मत कोसते रहा करो। आप अंदर जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो बुड़बुड़ाते हुए अंदर चली गई। लाई दादा जमाना ही नहीं है लो, मैनू ही सुना दिता। नूर ने सब नू खराब कर दिता काज। अभी मैंने प्रीत से बोला कि अब आप रोना बंद करो और आराम से सोचो। अभी गीत बोली, पर नूर हुआ क्या है? मैंने शौर से उसको सब कुछ बताया। उसके भी सुन के होश उड़ गए। माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है? इतना दर्द। प्रीत, अब आप बोलो। आपका प्यार आपके सामने है, जिसका आपने खामोशी से बरसों इंतजार किया।
मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है उस बच्चे के साथ आगे बढ़ना, पर उसको भी तो ममता की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है हर बच्चा बच्चा क्या कोई भी प्यार का भूखा होता है, और उसने तो अपनी नानी और अपनी माँ दोनों को खो दिया, और सिर्फ रविंदर ही उसका सब कुछ है। आप रविंदर के साथ मिलकर बच्चे की ज़िंदगी को एक नया, प्यारा, खूबसूरत जीवन दे सकती हैं। तो ये मेरा ख़्याल है। आप अपने दिल से पूछो और फैसला करो। तभी गीत बोली, और नूर, सब क्या कहेंगे? जी, ये सब की नहीं नूर, नहीं नहीं, ये सब की नहीं, ये प्रीत की जिंदगी है। बिना किसी परवाह किए, बिना किसी के बारे में सोचे अपने दिल की सुने। मेरा और अमन का फैसला हमेशा उसके फैसले के साथ है, और हम इसके फैसले की कदर करेंगे, और आपके साथ है। तभी गीत बोली, मैं भी। तभी प्रीत बोली, ये सब तो ठीक है, पर ये बुआ जी, ये मासियां, और किसी को बताने की कोई जरूरत ही नहीं। ये दुख या सुख आपका है और किसी का नहीं है। बड़े और छोटे पापा को बता देंगे। पर अगर आप समझती हैं कि आप तानिया के साथ, रविंदर के साथ रह सकती हैं, तब भी हम आपके साथ हैं। और अगर नहीं रह सकती तब भी, प्लीज नूर, मुझे सोचने दो। यू हैव ऑल द टाइम, सोचो और आराम से बता दो। आप रविंदर से बात करना चाहती हो तो अमन वो भी कर देंगे। तभी रविंदर खुद ही बाहर आ गया। तभी मैंने और गीत ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। गीत, आप आराम से बात करो, हम वहां से दूर हट जाएंगे और देखते रहेंगे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। गीत और रविंदर जब आमने सामने आए तो रुक न सके। रविंदर ने जोर से उसको हक कर लिया। उनके आंसुओं में सब गिले शिकवे वक्त बहसा गया। और एक नई सुबह उनका स्वागत करे। हम खुश थे। घर में सिर्फ भाइयों को और बड़ी मामा, छोटी मामा को पता था। माती को भी नहीं बताया गया। बड़ी मामा ने थोड़ा एतराज किया था कि नेचर नहीं है कि ये तानिया के साथ रविंदर को बांट सके। पर सबने कहा कोई बात नहीं, उसका फैसला है, और सबने उनकी बात अनसुनी सी कर दी। शादी का दिन आ गया। प्रीत खुश थी, और खुशी में उसका चेहरा खिल रहा था। शादी आराम से हो गई। रविंदर के चंद दोस्त और मासी आए थे। दुबई आने का दिन, दुबई जाने का भी दिन आ गया। जस्ट इमेजिन, तो मैं प्रीत से इतना डरती थी, आज उसी की विदाई पर मैं सबसे ज्यादा रो रही थी। पर खुश भी थी कि आखिर इनको उनका प्यार मिल गया। जिंदगी भी कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कोई नहीं जानता कल क्या होगा। शादी पे डैड और मॉम आए थे। बाकी बच्चों को वो नहीं ला सके। जस्ट इमेजिन, हर जिंदगी एक पूरी कहानी है जो सिर्फ वही जानते हैं इनकी है। कोई किसी की लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकता। बाहर से और अंदर से इतने राज, उफ, कोई सोच नहीं सकता। घर में काफी खामोशी हो गई थी। प्रीत के जाने से सब मेरे दिल से यही दुआ निकलती थी कि प्रीत खुश रहे और बिन माँ की बच्ची को भी भरपूर प्यार दे। पर ये सब तो वक्त ही बताएगा। वक्त वक्त भागता गया।
अब सब गीत के लिए रिश्ता देख रहे थे। तभी उनकी मासी महेंद्र जी, जो मुझे सबसे अच्छी लगती थी, उनकी शादी उनके घर में शादी होने के चांसेस थे। उनकी बड़ी लड़की त्रिलोचन को कोई देखने आए थे और उसे पसंद कर लिया था। त्रिलोचन स्वीट सी लड़की थी। जब वो सब घर आते तो हम बहुत मजा करते। वो टीचर थी और बहुत ही अफेक्शनेट सी थी। वीर की शादी अच्छी तरह से मिले और काफी फ्रेंडली भी हो गए। उनकी एक और बहन थी बेबी, जो कि अपने बलबूते पर स्कॉलरशिप लेके मेडिकल में थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। वो भी हमारे बहुत करीब हो गई। और उनका एक छोटा भाई, जो यूवी जितना था, मुझे यूवी ही लगता था। मुझे ये तीनों बहुत प्यारे थे। जब भी घर आते तो मैं खुश हो जाती। कभी भी मासी जी ने कोई नेगेटिव बात नहीं की। शादी सिर पे आ गई, सब खुश थे। शादी में मैंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनकी सगाई, उनका संगीत और फिर शादी, फिर रिसेप्शन। हमने बहुत एंजॉय किया। गाना, खाना, पीना। फिर जब भी बुआ जी कुछ कहने लगती, जी चुप करा देती। मैं भी खुश थी। शादी के बाद वो अमेरिका चले गए। शादी में ही एक फैमिली में गीत को देखा और रिश्ता भेज दिया। लड़का डॉक्टर था। उनके पापा आर्मी में मेजर थे और देश के लिए शहीद हो गए थे। उनका एक और भाई और बहन थे। बहन की शादी हो चुकी थी और भाई, वो भी यूवी जैसा ही था और उसी की तरह। मैं उन सबसे मिलके बहुत खुश थी। अभी मेरा रिजल्ट भी आ गया। मैं पास हो गई थी। सब खुश थे। पर तभी बुआ जी को तो कुछ कहना ही था। ਲੈ जी, ਹੁਣ ਤਾਂ कलेक्टर बन गई पढ़ पढ़ा के लगता है। तभी माती ने कहा, अरे बुआ जी खुश हो जाओ, बच्ची ने इतने थोड़े दिनों में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। और कहने लगी, ਨੂਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਪੈਰ ਪਿਆ सब चंगा ही चंगा हो गया। और पाजी भी आगे से काफी ठीक हो रहे थे। वो मुझे बहुत ही प्यार करते थे और मेरे हाथ से आराम से मेडिसिन टाइम पे ले लेते थे। अभी एक दिन सुबह सुबह ही मुझे लगा मेरी तबीयत खराब हो रही है। उल्टी सी हो रही थी। पर तब भी मैं नीचे आ गई, क्योंकि आज गीत को बकायदा देखने आ रहे थे। गीत को भी वो लड़का पसंद आ गया था। सब इंतजाम ठीक ठाक था। मिसेस दीवान अपने बच्चों के साथ आए। वो शायद सोच के ही आए थे कि गीत को आज अंगूठी पहना देंगे। मैंने सबको वेलकम किया। घर के सब लोग थे। जब बैठ गए तो मिसेस दीवान ने कहा, भाई हमारी बहू कहाँ है, उसको भी तो लेके आओ। गीत थोड़ा घबरा रही थी। मैंने कहा, यार सब ठीक है, एंजॉय दिस मोमेंट, दोबारा नहीं आएगी। पर हाँ हाँ, लड़का अच्छा है और डॉक्टर। शादी के बाद वो अमेरिका जा रहा है। नूर, इतनी दूर सबसे। मैं भी। अरे कोई बात नहीं, जब चाहो आ सकती हो। इसमें कुछ नहीं होता। जब चाहो टिकट लो और आ जाओ। तभी मुझे चक्कर सा आ गया। मैं वहीं बैठ गई। क्या हुआ नूर? कुछ नहीं। तभी अमन आ गए। अरे भाई सब वेट कर रहे हैं। तभी देखा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। नहीं नहीं, सब ठीक है, बस चक्कर सा आ गया। तुम अपना तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखती ना। ठीक है चलो, गीत गीत को बाहर ले आओ। मैंने गीत को आराम से ले जाके उनके साथ बिठा दिया। उसके लंबे बालों का मैंने जूड़ा बना दिया था और नीचे हील्स भी पहना दी थी।
उसे बहुत प्यारी लग रही थी। उन्होंने गीत को रिंग पहनाई। मैंने सबका मुंह मीठा कराया। तभी मिसेस दीवान ने कहा, "ये आपकी बहू तो बहुत ही प्यारी है।" मैंने हंस के थैंक्स कहा, और बुआ जी को तो ये बात पसंद आ ही नहीं सकती थी। हजम कैसे होती? वो भी बोली, "चल बस बस, चाय बना, सबनू दे।" जी जी जी, बस गल्ला करवा लो। सबने हंसी में बात उड़ा दी। सब चले गए तो मैं और गीत ही थे। ये कबीर आया, बोला, "गीत, अब तुम्हारा एप्पल खाना बंद।" हम समझे नहीं, क्या बात? "Don't you know? An apple a day keeps the doctor away." हम सब जोर जोर से हंसने लगे। भी कबीर ने कहा, "शुक्र है नूर, दोनों बहनों की शादियां हो गई है, अब जाके कहीं मेरी बारी भी आएगी।" "अच्छा जी, क्या लड़की देख रखी है?" "अरे 3 साल हो गए। चलो अब तो तुम्हारी शादी में भी देर नहीं करेंगे। भाभी कश्मीरन है, और वाह, तो बहुत ही खूबसूरत होगी। पर अभी तक मुझे क्यों नहीं मिलवाया?" "नूर, इसलिए तो बात छिड़ी है। कल आप सीपी जाकर उसको घर ले आना।" "अरे, मैं उसको पहचानूंगी कैसे?" "वो आपको पहचान लेगी। नहीं तो सेवा सिंह है ना, आपके साथ, आपको दिखा देगा।" गीत बोली, "पर कल ये क्यों?" "अरे माय गॉड, कल मेरा बर्थडे है। सब भूल गई क्या?" "सॉरी, वाकई ये सब और कामों में इतने ज्यादा बिजी थे कि दिमाग से ही निकल गया।" मैंने झट से कहा, "मुझे तो पता ही नहीं, बताना चाहिए था ना कि आज आपका बर्थडे है। कम से कम अमन को तो बताना चाहिए था।" अभी अमन आ गए। "अरे तुम्हारा बर्थडे मैं कभी भूल सकता हूँ? और नूर को तो बताने ही वाला था कि कल छोटी सी पार्टी रखी है, अपने दोस्तों को भी बुला लेना।" "यार अमन, तुम ग्रेट हो, पर मैं हर एक का ख्याल रखते हो। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।" जब मैं ऊपर कमरे में गए तो मैंने यूं ही कहा, "अमन, प्रीत से काफी दिनों से बात नहीं हुई, और गीत के बारे में भी नहीं बताया। चलो कॉल बुक करते हैं।" पता नहीं क्यों आज मेरे प्रीत का बड़ा फिक्र सा लगा हुआ था, जैसे अब उसकी नेचर हो गई थी। पता नहीं तानिया से प्यार से रह सकेगी भी कि नहीं। कभी सोचती हूँ शायद ये मेरा वहम ही है। शायद रविंद्र को पाकर अब जिंदगी से मुतमई हो गई होगी, और जब तुम खुद खुश होते हो तो सबका प्यार ही बांटते हो और सबका प्यार ही पाते हो। ये मेरी सोच थी। तभी नीचे फोन की रिंग बजी। मैं भाग के नीचे गई और फोन उठा लिया। हेलो, प्रीति, कैसे हैं आप? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बड़ी दबी हुई आवाज आई। पता नहीं क्यों, क्या हुआ? आपने बताया था कि घर बहुत खूबसूरत है, नौकर आया सब है, और तानिया भी अच्छी है। तो नहीं नहीं, शायद इस जगह पर एडजस्ट होने में मुझे कुछ देर लगेगी। तानिया तो अच्छी है। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है, मुझसे प्यार भी करती है, मुझे मामा कह के बुलाती है। वाकई उसको प्यार और ममता ही चाहिए अपने खालीपन को भरने के लिए, जो उसकी जिंदगी में इतनी छोटी उम्र में ही आ गया। वो मुझसे इतनी अटैच हो गई है कि हमेशा कहती है, "आप कहीं मुझे छोड़कर मत जाना, मेरी दूसरी मामा की तरह।" ये सब मेरे दिल को छू जाता है। फिर तो अच्छा है, रविंदर काफी अलग सा लगता है मुझे। प्यार तो देता है, पर उसके पास पार्टीज और मीटिंग्स के सिवा टाइम ही कहाँ बचता है। कभी सोचती हूँ कि कहीं उसने मुझसे सिर्फ तानिया के लिए तो शादी नहीं की। अरे नहीं, आप कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, खुश रहिए। टाइम इज ओवर।
प्लीज एक्सटेंड द कॉल। मुझे आपको बताना था, गीत का रोका हो गया है। अरे वाह, लोग अच्छे हैं, लड़का डॉक्टर है, शायद शादी भी जल्दी हो जाए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इट्स गुड न्यूज। हाँ, पर आप जल्दी आ जाना, तानिया को भी साथ ले आना। शी विल फील मोर सिक्योर एंड हैप्पी। अच्छा नूर, आप मुझसे बात कर लेती हैं। लगता है सब जैसे अपना बोझ उतार कर सुरखरू हो गए और मुझे कभी याद भी नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बात आपके जहन में भी कैसे आई? हर लम्हा आपकी याद आती है। अरे, एक और बात, कल कबीर का बर्थडे है, उसे आप फोन करके विश कर देना। ओह, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। मेरे तो दिमाग में से ही निकल गया था। ओके, शायद टाइम खत्म होने वाला है। बी हैप्पी एंड थिंक पॉजिटिव। तभी अमन ने मेरे हाथ से फोन ले लिया। ओके, लव यू, टेक केयर। वक्त खत्म हो गया। सब ठीक था ना? हाँ हाँ, और सब बता भी दिया जी। पर माती से कभी कभी बात करवा दिया करें। शी विल फील मोर हैप्पी। अभी बड़े पापा और मामा शायद किसी पार्टी से वापस आए थे। पापा तो ऊपर चले गए, पर मामा, मामा ने बोला सब ठीक है ना प्रीत के साथ। जी जी जी, ज्यादा बातें मत किया करो, नहीं तो लड़की का ध्यान अपने मायके में ही रहता है। लेट अस सेटल देयर। अमन बाहर चले गए थे। मामा, मैंने तो ऐसे ही सब बताने के लिए फोन किया था। शुक्र है वो खुश है। अरे खुश कैसे नहीं होगी, तकड़ी में तोल कर सोना दिया है माती ने उसको, मेरे सामने। और इतनी ही एफडी, पता नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। ये बड़ी मामा तो प्रीत को काफी प्यार करती थी, अब ऐसे को कह रही है। जी, अब मैं वहां से चली गई। मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी, ना ही मैं सुनना चाहती थी। पता नहीं माती को जाके क्या कह दे। अगली शाम मैं सेवा सिंह के साथ भोली को लेने सीपी चली गई, जहाँ उसने बताया था। हम वहीं खड़े रहे, पर मैं भोली को ढूंढ नहीं सकी। काफी चक्कर लगाए, पर मुझे दिखी नहीं। पर फिर सेवा सिंह बोला, आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। अभी थोड़ी देर में भोली उसके साथ आई। सेवा सिंह ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वह मेरे साथ पीछे बैठ गई। मुझे आप मिली नहीं, मैंने बहुत देखा था। असल में मुझे ही थोड़ी देर हो गई, सॉरी। नो नो नो, इट्स ओके। नाइस टू मीट यू। बोली बोली, मैं आपकी शादी में भी मिली थी, पर यू आर वेरी बिजी एट दैट टाइम। इट्स क्वाइट नेचुरल, बिकॉज यू आर वेरी प्रिटी। आप भी। बातें करते करते हम घर पहुंचे। अच्छी लड़की लग रही थी, सब उसे पहले से ही जानते थे। पार्टी अच्छी रही। मैं किचन में थी तो तभी बड़ी मामा आ गई। नूर, अगर घर में आ गई तो घर का सुकून ही खत्म कर जाएगी ये। नहीं मामा, शी लुक्स नाइस एंड ब्यूटीफुल। अरे मैं जानती हूँ इसके खानदान को। इसका भाई तो अमन का करीबी दोस्त है। तभी अमन आ गया। नूर, माती की दुआएं खत्म है, तुमने देखा क्यों नहीं पहले? सॉरी सॉरी सॉरी। अब चलो लेके आते हैं, और होली को भी छोड़ आएंगे। तभी कबीर बोला, उसे मैं छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। नूर आपके साथ जाएगी। रास्ते में मैं पीछे आ गई और भोली को आगे बिठा दिया। अब आप खुल के बातें कर सकते हैं, मैं नहीं सुनूंगी। देखो देखो, मैंने अपने कान बंद कर लिए, और इवन आंखें भी। कबीर जोर जोर से हंसने लगा। नूर आप भी। हाँ हाँ, पूरी फिल्मी हूँ।
कभी भोली बोली नूर, बहुत अच्छी हैं। नूर कह सकती हूँ ना आपको, भाभी कहूँ। कबीर ने टोका, इसे सब नूर ही कहते हैं, क्योंकि ये घर में सबसे छोटी है। हाँ, कायदे में, पर वैसे बड़ी है। पर इनको नूर कहना ही अच्छा लगता है, और नूर इन पे सूट भी करता है। तो लगता है शादी के बाद मेरी और नूर भाभी की बहुत जमने वाली है। बातों बातों में पता नहीं चला कब होली का घर आ गया। चलो अंदर कॉफी पीते हैं, कभी कभी बोला। नहीं कभी, अभी तो घर में काफी काम है, और नूर को पहली बार मन के साथ ही आना चाहिए। तभी भोले की माँ बाहर आ गई। शायद उन्हें गाड़ी की आवाज सुन ली थी। वो बोली, कबीर ठीक कहता है, नूर और अमन को साथ साथ आना चाहिए। अभी मैं गाड़ी से बाहर निकली उन्हें विश करने के लिए। वो मिली और बोली, कबीर तुम्हारी भाभी तो बहुत ही खूबसूरत है, इनका नाम नूर ही इन पे जचता है। तभी हम बाय कह के गाड़ी में बैठ गए। कबीर चुप था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कभी कभी मुझे लगता है कि भोली की माँ मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। अरे अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्हें तो बोला ना, मुझे और अमन को साथ आना चाहिए। पहली बार ऐसा ही होता है। ठीक ही तो है। पर कबीर का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने भी नोट किया था, उसकी मॉम को हमें देखकर कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। मैंने कबीर को नहीं बताया, ऐसे ही और उदास हो जाता। हम घर पहुंचे, तभी राबी दौड़ के बाहर आई। बहू जी, आपसे कोई मिलने आई है, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं। आती और बुआ जी वहीं उनके साथ बैठे हैं। चलो चलो, मैं आती हूँ। कौन हो सकता है? मैं वॉशरूम जाने के लिए मुड़ी, पर फिर ड्राइंग रूम की ओर चल दी। देखो तो कौन है यार। अंदर झांका तो देखा, वो बुआ जी बैठी है। मैं देख के हैरान रह गई। अरे, वहां तो डॉक्टर सक्सेना समीर की मॉम आई हुई है। मैंने उन्हें जोर से हग किया। व्हाट प्लेजेंट सरप्राइज। आप? वो बोली, मैंने सोचा हमारी बेटी तो भूल गई, हम ही मिलाएं। नहीं नहीं आंटी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। वो एक ही बार मिलने से हमारे बीच में एक अजीब सा प्यारा रिश्ता तैनात हो गया, जो उम्र भर रहेगा। थैंक्स। तभी बुआ जी बोली, मिले सी? कितने मिले सी? बात अधूरी ही रह गई। मैं यही चाहती थी, हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी मैं। तभी गीत राबी के साथ कॉफी और कुछ स्नैक्स लेकर आ गई। नूर, आपकी आंटी तो बहुत अच्छे हैं। वो तो हैं, मैंने आंटी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। राबी ने कॉफी सर्व की। कॉफी के बाद आंटी ने एकदम कहा, लो। बातों बातों में मैं असली बात तो भूल ही गई कि मैं क्या करने आई थी। उन्होंने एक बैग में से दो डब्बे निकाले। नूर, ये आपका, और ये अमन के लिए। ये ड्राई फ्रूट्स और मिठाई के डब्बे रखे। बुआ जी बोली, ये किस वास्ते जी? फिर तभी उन्होंने कहा, कार्ड निकाला, ये मेरे बेटे समीर की शादी हो रही है, और मैं आप सबको इनवाइट करने आई हूँ। उसने मेरे हाथ में कार्ड पकड़ा दिया। थैंक्स। उसने तेरी और अमन की बात मान ली। मेरे हाथ में समीर की शादी का कार्ड था, और उसे खोलते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। समीर वेड्स रानी। क्या हुआ? तू यही तो चाहती थी ना? मेरा दिल जोर से बोला। मैंने अपने दिल को कहा, चाहती थी कि नहीं था नहीं। फिर मुझे जोर से उबकाई आई, और मैं भाग के वॉशरूम की तरफ चली गई, पूरी तरह उल्टी हुई, और मैं उधर मेरी आंखें बह निकली। ये क्या? उसने वही तो किया जो मैंने चाहा था। तो फिर
ये क्या हुआ तुम्हें? तभी गीत दरवाजे पे नॉक कर रही थी। नूर, सब ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी। उनका मैंने आंखें पोंछ कर मुंह पहुंचा और बाहर आ गई। की हो जाता है तेनू बैठी बैठी, बुआ जी बोली। तभी समीर की मॉम ने कहा, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। क्यों? हमें? किस बात की? अरे, आप बुआ बनने वाली हैं। मैंने तो जब नूर को कमरे में आई थी तभी भाप लिया था। आश्चर्य है आपको पता नहीं चला। तभी उसने चुटकी लेके कहा, बुआ जी, आपको तो पता होना चाहिए था। आप तो आप हैं। ओ, हाँ हाँ, पता सी। पर मैं किसी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं। पहले पहले चुप ही रहना चाहिए। नजरा विच नहीं आना चाहिए। माती ने तो खड़े होकर मुझे जोर से गले से लगा लिया और गीत को भी बहुत बहुत खुशी हो रही थी और खुशी से उसकी आंखों में आंसू बह निकले। पर आपको मेरा मतलब आपको कैसे पता चला? माती कह सकती हूँ। हाँ हाँ, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने नूर को पहले ही कहा था कि जब भी वो प्रेग्नेंट होगी उसकी गायना मैं होंगी। पर तुसी मिले कदों? ओहो भूआ जी, छड्डो भी। चलो चलो, नूर दा मुंह मिठा कराओ। बेबी का मेरी जिंदगी में आना और समीर का जाना, किसी और का हो जाना, समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं कि मैं रोऊं।